Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with Siddhi Priksha. I hope I'm audible to you. Yes, I am. So, कैसे हो सब? आई होप आप वीडियोस देख रहे हैं और आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो अच्छा चल रहा है और जिन जिन के एग्जाम्स हैं आने वाले स्लॉट्स में उनके एग्जाम्स अच्छे हो रहे हैं, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट CUET एग्जामिनेशंस, राइट? अब जिनके एग्जाम्स नहीं है उनके लिए नई करंट अफेयर की अपडेशन जो कि मैं डेली आपको दे रहा हूँ, टाइम टू टाइम अपडेट रख रहा हूँ डेली आपको, ठीक है? डेली आपको ऐसी न्यूज़ दे रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, मैं किसी भी टॉपिक में आपको PhD करवाना नहीं चाहता, तो इन डेप्थ किसी भी टॉपिक को लेके जाऊंगा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे खड़ के मैं आपको PhD करवा दूं किसी भी टॉपिक पे और उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन भी ना है तो क्या फायदा, राइट? सो उतना ही डिलीवर किया जाएगा 10 से 15 मिनट की वीडियो में जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो आज का जो इंपॉर्टेंट एजेंडा रहेगा वो 3 टॉपिक्स पे रहेगा। 3 क्यों? मैं तो डेली 5 टॉपिक्स लेता हूँ। 3 इसलिए क्योंकि ये जो 3 टॉपिक्स है ना ये 5 के बराबर है। ये जो 3 टॉपिक्स है ये 5 के बराबर से है। इसका प्रपोर्शन एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा है, चाहे वो ND हो, CDS हो, CAPF हो, कोई भी एग्जाम हो, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो सकता है एग्जामिनेशन में। क्योंकि देखिए पहला जो हम कवर करेंगे वो करेंगे वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट एंड एग्जीबिशन। अभी रिसेंट में 2024 के अंदर, ठीक है, क्या हुआ है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुई है। कौन सी हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन की बात यहां पे हो रही है, राइट? क्या है, क्या एम है, कहां पे हुई है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सो पहला टॉपिक ये कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा रिपोर्ट को लेके। सो एक नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है, वाटर फॉर शेड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। किसने पब्लिश करी है, एम क्या है रिपोर्ट का, रिपोर्ट कहां पे पब्लिश हुई है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है? सो ये रिपोर्ट को लेके क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे यूनिवर्स को लेके। यूनिवर्स में क्या होगा कि जो वीनस है ना, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने पहले रिसर्च की थी वीनस पे जाके कि वीनस पे जो पानी है ना, पानी खत्म हो रहा है, ठीक है? बट साइंटिस्ट ने अब बताया कि वीनस इज लूजिंग वाटर इवन मोर फास्टर देन प्रीवियस ईयर्स। पिछले सालों में जितना फास्ट उसका पानी जो हो रहा था ना वो जा रहा था, बट अब उसका पानी और ज्यादा लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्या कारण है लॉस होने के पीछे, प्लस वीनस के कुछ ऐसे फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सब कुछ कवर करेंगे। सो ये 3 टॉपिक होंगे, ठीक है? अब आज का कोई भी रिमाइंडर नहीं है आपके लिए, रिमाइंडर सिर्फ एक है। मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बात बोली थी, दैट फैक्ट्स आर मैनी बट ट्रूथ इज वन। क्या मतलब? फैक्ट्स आपको बहुत मिलेंगे। इवन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी टीचर क्लेम नहीं कर सकता कि वो आपको 110% जीके कवर करवा रहा है। टीचर्स क्या करते हैं, मैं भी क्या करता हूं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखते हैं, आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में, उनको एनालाइज करते हुए ये वीडियोस निकाली जाती हैं, ठीक है? सो इसीलिए फैक्ट्स बहुत मिलेंगे बट ट्रूथ इज वन। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ ये है, ट्रस्ट योर टीचर, आप फोकस करो इसके ऊपर, ठीक है ना? ये जो टॉपिक्स आपको करवाए जा रहे हैं, इवन यू कैन गूगल दिस, वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 रिसेंट में न्यूज में है ये। अब वहां पे ज्यादा टाइम यूटिलाइज ना हो, एक 1 शॉट वीडियो देख लो 10 से 15 मिनट की, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है? इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पहला। अब समिट से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, पहले वो मैं आपको बता देता हूं। सो ये जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुई है 2024, पेपर में पूछ सकते हैं कि ये जो समिट हुई है ये कहां पे हुई है। सो प्लेस ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सच बता रहा हूं, आ जाते हैं। सीधा पूछ लेते हैं वो कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 कहां पे टेक प्लेस करी थी, क्योंकि CDS या फिर ND का पेपर देखे तो वो अभी दूर है, ठीक है? सो इसीलिए अभी से करते जाओ तैयारी, ठीक है ना? और मैंने कल भी हाईलाइट करवाए थे 2-3 पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये समिट कहां पे हुई? पहला, प्लेस ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आ सकता है एग्जाम में। दूसरा, ये समिट किसने ऑर्गेनाइज करवाई, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये जो समिट आई है इसके इन्होंने क्या डाटा एनालाइज करके और क्या बाहर निकाला है। सो ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों हम कवर अप करेंगे। इसी के साथ जो पहली चीज है कि ये समिट कहां पे ऑर्गेनाइज हुई, सो ये समिट हुई है रोटरडैम। ये समिट कहां पे हुई है? रोटरडैम। रोटरडैम कहां पे, ये जगह कहां पे? नीदरलैंड के अंदर। सो एक नंबर तो हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे कि वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट एंड एग्जीबिशन कहां पे टेक प्लेस किया? रोटरडैम, नीदरलैंड में। अब इसको किसने करवाया? पॉइंट बाय पॉइंट्स आपके लिए चीजें रखी गई हैं, आसान बनाई हुई है। PPT शेयर कर दी जाएगी, क्लास के एंड में नंबर भी दूंगा एक, उस पर भी आप क्या कर सकते हो, फोन नहीं, मैसेज कर सकते हो, ठीक है? मैसेज करके आप बता सकते हो कि आपका क्या डाउट है, वो भी क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। और अगर वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा, वीडियो पे कमेंट बॉक्स पे लिख दो, अगली क्लास पे एड्रेस कर दिया जाएगा डाउट। अब ऑर्गेनाइज किसने करवाया? सस्टेनेबल। ऑर्गेनाइज किसने करवाया? सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल। ये एक है, ये एक बॉडी है यहाँ पे, SEC, सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल, इन पार्टनरशिप विद इन नीदरलैंड गवर्नमेंट। अब क्योंकि ये नीदरलैंड में हुई है समिट, सो नीदरलैंड की गवर्नमेंट भी क्या है? पार्टनर है इसका, ठीक है? सो किस किस ने
इसने ये ऑर्गेनाइज करवाई है, सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल प्लान्ड नीदरलैंड गवर्नमेंट ने, ठीक है। सो दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम देख लेते हैं समिट है क्या। सो ये समिट वन ऑफ द लार्जेस्ट समिट है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, मतलब ये कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर एम्फेसाइज करना, जैसे कि पेट्रोल पहले यूज हो रहा था बहुत ही ज्यादा, ठीक है, पेट्रोल यूज हो रहा था, डीजल यूज हो रहा था। अब पेट्रोल और डीजल की वजह से क्या हो रहा था, जो कि एग्जॉस्ट बाहर, उनकी गैसेस बाहर निकल रही थी ना जब व्हीकल चलती है, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा हो रहा था, ठीक है। सो अब हर एक कंट्री कहां पे जाना चाहती है, हर एक कंट्री जाना चाहते हैं कि हम एक क्लीन एटमोस्फेयर चाहते हैं, ठीक है। सो सब चाह रहे हैं कि वो ईवीज निकाल रहे हैं। अब काम किस पे चल रहा है, अब काम चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, राइट, कि ईवीज गाड़ियां आ जाए, ईवी गाड़ी आ जाए ताकि पोल्यूशन कम हो जाए। उसके बाद काम चल रहा है इनके ऊपर कि ग्रीन हाइड्रोजन भी, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन और अगर नेचुरल गैस को हम ब्लेंड कर दे तो वो एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा सूटेबल होती है एक व्हीकल के लिए। अब यहां पे ये जो समिट रखी गई है, ये समिट रखी गई है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, सिर्फ किसके ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर डिस्कस करने के लिए कि हाँ हम कितनी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उस ग्रीन हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं कहां पे, इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, राइट। अब अगर बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन की, बहुत ही ज्यादा बात हो रही है यहां पे, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत बात हो रही है। पहले पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन के कुछ 2-3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूं ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है और कैसे बनती है, ठीक है। हाइड्रोजन होती है कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, फ्लेमेबल गैस। हाइड्रोजन क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, फ्लेमेबल गैस प्लस मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा अबंडेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी मात्रा में प्रेजेंट है कि वो खत्म नहीं हो सकती, बहुत ही ज्यादा हाइड्रोजन है। सो क्यों ना उस हाइड्रोजन को यूटिलाइज करके हम क्या कर ले, ग्रीन हाइड्रोजन बना दे। अब ये नॉर्मल हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, आप पानी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल वे में बताता हूं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, राइट। अब इस वाटर को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोकैटालाइसिस की मदद से इस वाटर को ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन में H2 प्लस O में, इसको ब्रेक किया जाता है। और जो ये H2 ब्रेक होती है इसको प्रोनाउंस कर दिया जाता है GH2 से, मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसे बनती है ग्रीन हाइड्रोजन। सो ग्रीन हाइड्रोजन कहां से बनती है, वाटर को ब्रेक करना पड़ता है एक प्रोसेस के रिगार्डिंग। वो प्रोसेस कौन सी है, इलेक्ट्रोकैटालाइसिस। अब उसको उस प्रोसेस से यूज करके क्या बन जाती है, ग्रीन हाइड्रोजन। यही चीज मैंने यहां लिखी है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है ना, वो प्रोड्यूस होती है बाय स्प्लिटिंग वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। अब हम क्या करते हैं, सोलर यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, उसको यूज करके ही पानी को क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। अब सोलर या फिर विंड पावर्ड फोटो कैटालिसिस प्रोसेस हो सकती है या फिर इलेक्ट्रो कैटालिसिस प्रोसेस हो सकती है। सो द प्रोसेस कैन बी टू, या तो फोटो कैटालिसिस प्रोसेस होगी या फिर इलेक्ट्रो कैटालिसिस प्रोसेस होगी, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन हम समझ चुके हैं कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वाटर से प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रही है, या तो फोटो इलेक्ट्रो कैटालिटिस या फिर इलेक्ट्रो कैटालिटिस। अब इसका यूज क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का, यार हम ग्रीन हाइड्रोजन इतना कर रहे हैं, सो इसका यूज क्या है बेसिकली। सो यूज इसका क्या है, ये सर्व करेगी एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन इंजन। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम कहां यूज कर सकते हैं, अपनी गाड़ी के इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, ताकि गाड़ी चलेगी तो हमें पेट्रोल की, डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी पेट्रोल और डीजल बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है आने वाले टाइम में, और इवन वो सूटेबल भी नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए हम ईवीज की तरफ भी जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स थोड़ी सी महंगी होती है, सो ये देख रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम यूज करेंगे व्हीकल में तो वो कितनी हमें एवरेज दे सकती है, राइट। सो अगला हम जाते हैं, अगर हम ब्लेंड कर दे ग्रीन हाइड्रोजन और नेचुरल गैस को, सो वो यूज हो सकती है इतनी हीट जनरेट करने के लिए और लोअर एमिशन के लिए। सारा खेल एमिशन का है। पेट्रोल और जब डीजल की गाड़ियां चलती है ना, जो उनकी एमिशन होती है वो हाई एमिशन होती है, जो कि एयर पोल्यूशन को कॉज करती है। बट ग्रीन हाइड्रोजन जब गाड़ी में डाल के चलाया जाएगा, और अगर ग्रीन हाइड्रोजन और नेचुरल गैसेस को ब्लेंड करके यूज किया जाए, सो वो हमें इतनी ज्यादा हीट जनरेट करके देगा जिससे गाड़ी अच्छी चलेगी और लोअर एमिशन निकाल के देगी, जो कि नेचुरल गैस अकेले नहीं कर सकती, ठीक है। सो हम बहुत सारे ऐसे चीजें लेके आ रहे हैं। हम इथेनॉल ब्लेंडिंग, हमारा ये चला हुआ है E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारा चला हुआ है। उसके बाद हम पेट्रोल को कम करना चाहते हैं, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन चला हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चला हुआ है। बहुत ही जगह रिलायंस के भी चार्जिंग स्टेशन इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक कि डीकैथलॉन जो सर्विस है जहां पे आपको स्पोर्ट्स मिलता है ना, वहां पे भी ईवी का जो है ना, मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप जाके ऊपर शॉपिंग करिए, नीचे आपकी गाड़ी इतना चार्ज हो जाएगी, ठीक है। सो हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो हम चाह रहे हैं कि जो इमिशंस हो ना वो कम हो जाए, ताकि जो पोल्यूशन है वो इतना ज्यादा ना पड़े, पहली बात। दूसरी बात ये कि
ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि 1.5 डिग्री से ज्यादा जा रहा है, और हम चाहते हैं कि वो दो को क्रॉस तो ना करे, कम से कम 1.8 से नीचे रहे, क्योंकि फिर क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम होगी ये सबको होगी, ह्यूमंस को भी होगी, एक्वेटिक एनिमल्स को भी होगी, और सबको होगी, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाई इंडिया नीड हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल। अब हमने देख लिया कि हाइड्रोजन समिट हुई है, कहां पे हुई है, किसने ऑर्गेनाइज करवाया, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है और हाइड्रोजन क्या होती है, ये चार चीजें हम कवर कर चुके हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन के यूजेस क्या होते हैं ये भी कवर कर चुके हैं, राइट। अब देख लेते हैं कि यार इतनी ज्यादा अगर समिट हो रहा है ना, तो इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन आखिरकार चाहता क्यों है, ठीक है। सो इंडिया क्यों चाहता है ऑल्टरनेट टू फॉसिल फ्यूल्स। हम एक ऑल्टरनेट रास्ता चाहते हैं, कि हम नहीं चाहते डेट इंडिया सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, पेट्रोल और डीजल पे ही डिपेंड करे। जैसे जैसे वर्ल्ड आगे इंक्रीज कर रहा है, एक अच्छी प्रोस्पेरिटी की तरफ इंक्रीज कर रहा है, हम भी चाहते हैं कि हम भी क्या करें, एक ऑल्टरनेट हमारे पास रास्ता हो कि जिसको हम यूज कर सके अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए, ठीक है। सो हम एक ऑल्टरनेट चाहते हैं, एंड टू मीट इंडिया नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया का भी अपने एक प्लान्स है, वो कौन से प्लान है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट हमारे भी कुछ अपने इनिशियल प्लान्स है कि हम एक एनर्जी सिक्योरिटी के लेवल में इतना अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। सो उसको हम अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए। उसके बाद रिड्यूस इमिशन, ऑब्वियसली सारा का सारा खेल तो इमिशन का ही है, हम इमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं भाई, क्योंकि दिल्ली हमने रिपोर्ट पढ़ी थी जब हमारा मैराथन सेशन हुआ था कि इंडिया को वर्ल्ड वाइड 3rd नंबर पे लिस्ट किया गया है पोल्यूशन के मामले पे। पहले पे कौन थी, बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान थी, और तीसरे पे कौन थी, इंडिया थी, जब हम एयर पोल्यूशन की बात करें कि एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा बुरी है। सो ऑब्वियसली हम चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि हम अपनी इमिशन को रिड्यूस करें, इंटेंसिटी 45%, 2030 तक हम चाहते हैं कि हमें अपनी इमिशन को रिड्यूस करें, और टारगेट लेके चल रहे हैं 45% हम रिड्यूस कर देंगे जितनी अभी इमिशन चल रही है उसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम चाह रहे हैं रिड्यूस करें इंपोर्ट व्हील। ऑब्वियसली इंडिया पेट्रोल इंपोर्ट कर रही है बाहर से, ठीक है, हम पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी पेट्रोल प्रोड्यूस हो रहा है, बट हम बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन देखते हुए और जितनी ज्यादा यहां पे व्हीकल्स की यूटिलाइजेशन हो रही है, उनको इंडिया में प्रोड्यूस करने वाला पेट्रोल ओवरकम नहीं कर सकता सबको, इसलिए हम पेट्रोल इंडिया में तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर से भी साथ साथ इंपोर्ट कर रहे हैं। अब सोचो कि अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में ही प्रोड्यूस करने लग जाए और वो हमारा एकदम सक्सेसफुल मिशन हो जाए, तो हमें बाहर से पेट्रोल मंगवाने की जरूरत नहीं है, इससे हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज डिक्रीज हो जाएगी और इंडिया उस पैसे को कहीं अच्छी जगह लगा सकती है, ऑब्वियसली, ठीक है। सो उसके बाद हमारा एक प्लान है जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का ये मिशन है, मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो, एक मैंने बोला था ना, आज के जो ये 3 क्वेश्चंस होंगे ना, 3 टॉपिक्स होंगे, ये अपने आप में 5 से 10 टॉपिक के बराबर हैं, ठीक है। 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ चुके हैं, अब हम देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट नेशनल मिशन। इस मिशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने क्या वो लिया ना, हमने मतलब क्या एक गोल सेट किया, ठीक है, वो देखते हैं। सो ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है 2023 का, इसमें हम क्या करना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे GH2। इसमें क्या हम अचीव करना चाहते थे, ठीक है, इसमें हम अचीव करना चाहते थे GH2। सो ये होता है ग्रीन हाइड्रोजन। वेट अ सेकंड, ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो इसमें हम क्या अचीव करना चाहते थे, GH2 मतलब ग्रीन हाइड्रोजन। मैंने बोला था ना ग्रीन हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता था। सो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन मैट्रिक टन बाय 2030, मतलब कि इस मिशन के अंडर हम अचीव करना चाहते थे, क्या अचीव करना चाहते थे कि 5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर दिया जाए 2030 तक। ग्रेट। उसके बाद एक प्रोग्राम भी था, इसी मिशन के अंदर एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम जो था उसका नाम है साइट, SIGHT फुल फॉर्म है उसकी, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम प्रोवाइड करवाएगा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ऑब्वियसली अगर हम कुछ नई इन्वेंशन करने हैं तो हमें क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए। सो ये प्रोग्राम इसी मिशन के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहां पे खत्म, ठीक है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्वियसली जो ये समिट हुई, समिट्स में बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस है वो लिए गए, बट हर एक रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही इंपॉर्टेंट था जो कि अभी हम कर चुके हैं। इसमें से 5 इंपॉर्टेंट चीजें रिमाइंड रखना,
समिट कहां पे हुई, समिट किसने ऑर्गेनाइज करवाई, ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है, इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन क्यों चाहता है, हमारा एक मिशन भी है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन के यूज क्या हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन में यूज कर सकते हैं, और अगर ग्रीन हाइड्रोजन को नेचुरल गैस के साथ यूज किया जाए तो वो एक अच्छी हीट प्रोड्यूस करेगा और लोअर एमिशन देगा हमें, जो कि नेचुरल गैस अकेला नहीं दे सकता। इसी के साथ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा है ये है रिपोर्ट का टॉपिक। सो रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट आई है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। अब ये जो रिपोर्ट है ना, सबसे इस पूरे रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। इसके अंदर 5 ब्रांचेस आती हैं। 5 ब्रांचेस कौन सी होती है, चैट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओ, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन सी 5 ब्रांचेस आती हैं। अब रिपोर्ट का नाम क्या है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। कौन पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, वर्ल्ड बैंक। ये क्वेश्चन मत भूलना, मैं बता रहा हूं आपको। रिपोर्ट से ना रिव्यूज, रेजोल्यूशंस क्या लिए रिपोर्ट में, रिपोर्ट का एम क्या है, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है। और कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं डेली एक एक। सो नेक्स्ट, ये रिपोर्ट क्या बताती है, ये रिपोर्ट बताती है, क्योंकि ये पानी के ऊपर रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। सो ये रिपोर्ट बताएगी कि वाटर का क्या कनेक्शन होता है किसके साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और प्रोस्पेरिटी के साथ। मतलब प्रोस्पेरिटी के साथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पानी कैसे रिलेट करता है, ठीक है। सो ये इस रिपोर्ट का मेन एम है। और इस रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट किया है कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज इन वाटर एक्सेस। ऑब्वियसली देखो, अगर मेन मैं स्टोरी बताऊं ना, इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया। सो इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि आज के टाइम में जो कि वाटर एक नेचुरल चीज है जो कि फ्री मिलता है। ऑब्वियसली सिटीज में फ्री नहीं मिलता, पानी की बोटल्स मिलती है, यू हैव टू इट में भी चार्ज यू अराउंड 20 या फिर 30 भी हो सकता है, रीजन वाइज रीजन देखते हुए। बट पानी फिर भी एक अबंडेंट एलिमेंट था हमारे यूनिवर्स में। अब पानी ऐसा हो गया है कि एक ग्लोबल इनइक्वालिटीज क्रिएट हो गई है वाटर को लेके, और बहुत से लोग एक अच्छा क्लीन वाटर, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत से, एंड मतलब पूरे अगर मैं ग्लोब की बात करूं ना, एंड हाफ नहीं मैं बोलूंगा, बट मोस्ट ऑफ दी जो लोग होते हैं ना, जो पीपल होते हैं, उनको क्लीन वाटर की एक्सेस अभी भी नहीं है। आज 2024 हो चुकी है, हम अपने घरों में बैठे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं। बट अगर हम वर्ल्ड की बात करें, सो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत सी कंट्रीज के लोग ऐसे हैं। एग्जांपल ले लेते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लेट्स से अफ्रीकन। सो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी क्लीन वाटर पीने की एक्सेस नहीं है। वो जो टैप वाटर पी रहे हैं वो पानी पीने लायक नहीं है। इसकी वजह से वो पानी पी के उनको क्या होती है, बीमारियां होती हैं, और उनकी लाइफ को भी थ्रेट है। यही एड्रेस करते हुए इस रिपोर्ट ने बताया कि ग्लोबल इनइक्वालिटी है वाटर एक्सेस में, कि सबको पानी अच्छा प्रोवाइड नहीं हो रहा अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं। एंड रिकमेंड भी किया इस रिपोर्ट ने कि इंप्रूव करो वाटर सिक्योरिटी को। भाई जो तुम यहां पे बैठे हुए हो, कौन बैठे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के हेड बैठे हुए हैं, इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, 4 कंट्रीज की समिट्स भी बनी हुई है। सो तुम वाटर सिक्योरिटी पे काम करो, ठीक है। सो वाटर सिक्योरिटी पे काम करो, स्ट्रेंथन करो क्लाइमेट रेजिलियंस व्हाइल रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड बूस्टिंग शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। सो इस रिपोर्ट ने सब कुछ ही कवर कर दिया कि भाई तुम पॉवर्टी भी कम करो, तुम वाटर सिक्योरिटी पे भी ध्यान दो, तुम साथ के साथ देखो कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है तुम्हारे सिटीजन्स के ऊपर। सो यही तुम्हारा सोल मोटिव होना चाहिए कि तुम्हारे जब नेशन में रहने वाले लोग हैं कि वो सही रहें, ठीक है। सो ये इस रिपोर्ट का मेन एम था। अब देखते हैं ये रिपोर्ट कहां पब्लिश करी गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है, इसको आप भूलना चाहते हो तो भूल सकते हो, बट क्या नहीं भूलना कि शेड फॉर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, वर्ल्ड बैंक ने। अब ये रिपोर्ट कब पब्लिश करी गई, ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई जिस टाइम पे एक फोरम चला हुआ था इंडोनेशिया के अंदर। कब ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई, जब 10th एडिशन थी वर्ल्ड वाटर फोरम की। सो एक फोरम होता है, ये वर्ल्ड वाटर फोरम क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। सो एक फोरम होता है वर्ल्ड वाटर फोरम, ऐसे ही एक मीटिंग टाइप होता है। सो एक वर्ल्ड वाटर फोरम होता है, ये इस बार टेक प्लेस किया था कहां पे, इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया में। अब जब ये वर्ल्ड वाटर फोरम वहां पे हो रहा था तो उसी
मीटिंग उसी फोरम के दौरान जब वो कंडक्ट हो रहा था, वहां पे आके वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया कि अगर पानी की बात चल रही है तो भाई मैंने भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है अपने डाटा को एनालाइज करते हुए। सो वहीं पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। देख लेते हैं वर्ल्ड वाटर फोरम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। वर्ल्ड वाटर फोरम क्या होता है? इट हेल्ड एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में ये होता है वर्ल्ड वाटर फोरम, एंड होस्ट किया जाता है बाय द वर्ल्ड वाटर काउंसिल, अ होस्ट कंट्री। एक ना वर्ल्ड वाटर काउंसिल है, बहुत सी कंट्रीज के मेंबर्स हैं। सो वर्ल्ड वाटर काउंसिल हर 3 साल में इस फोरम को क्या करता है, मतलब ऐसे एक मीटिंग अरेंज करवाता है, और इसी मीटिंग में आके क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्वियसली वर्ल्ड वाटर फोरम जो है, ये याद रखना, हर 3 साल में होता है। इसको कौन करवाता है? वर्ल्ड वाटर फोरम किससे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? वर्ल्ड वाटर काउंसिल से। ऑब्वियसली वाटर याद रख लेना, वो वाटर ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रेज इंपोर्टेंस, इसका ऑब्जेक्टिव है रेज इंपोर्टेंस ऑफ वाटर पॉलिटिकल एजेंडा, स्पोर्ट डिस्कशन टूवर्ड द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल वाटर इश्यूज। तो पानी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं पॉलिटिकल लेवल पे उस इश्यूज को रेज करना, इकोनॉमिक लेवल पे उस इश्यूज को रेज करना, फंड को रेज करना, और पानी से रिलेटेड जो भी दिक्कत हो रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में उसको एड्रेस करना, ठीक है। यही इस रिपोर्ट का क्या है, मेन मोटिव है। अब हम देखते हैं आगे जाके कि इस रिपोर्ट ने क्या की फाइंडिंग्स की है। अब आपको ना समझ आ जाएगा कि ये रिपोर्ट किस से रिलेटेड है। सो रिपोर्ट ने बताया है, क्या बताया रिपोर्ट ने? दे टॉक अबाउट 4 इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोस्पेरिटी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट ने कौन से 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए हैं, ये आ सकता है। अब इस रिपोर्ट ने बताया कि 4 ऐसी चीजें जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, 4 ऐसी चीजें जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं प्रोस्पेरिटी को। अगर हम देखा जाए, किसको देखा जाए? प्रोस्पेरिटी को देखा जाए। सो पहली है हेल्थ एंड एजुकेशन, पहली चीज है हेल्थ एंड एजुकेशन, जो कि फॉल करती है ह्यूमन कैपिटल के अंडर। दूसरी है जॉब एंड इनकम, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, ये चारों चीजें आपस में इंटरकनेक्ट करती है अगर हम प्रोस्पेरिटी की बात करें, ठीक है। सो प्रोस्पेरिटी इनसे बनता है। तीसरी है पीस एंड सोशल कोहिजन, जो कि सोशल कैपिटल के अंदर आती है। चौथी है इन्वायरमेंट, जो कि नेचुरल कैपिटल के अंदर आती है। सो ये 4 चीजें की फाइंडिंग्स हैं इंटरकनेक्टेड आपस में, किसके लिए? प्रोस्पेरिटी के लिए, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे दूसरी फाइंडिंग बताइए कि पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर काउजिंग डिस्पैरिटीज इन ग्लोबल वाटर एक्सेस। इन्होंने कुछ रीजन बताइए। रिपोर्ट ने बताया कि जो ग्लोबल वाटर एक्सेस है वो सब पे, देखो पानी का एक्सेस सबको नहीं मिल रहा, ठीक है। वो एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा? अब इन्होंने बताया कि वो एक्सेस इसलिए नहीं मिल रहा, पहला कारण बताया कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है कि जो पानी था, वो पानी अर्थ में जितना था पहले उतना ही है अभी भी, बट पॉपुलेशन पहले जितनी थी वो अब इतनी नहीं है। इसीलिए जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, सो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से भी क्या हो रही है, वाटर में डिस्पैरिटीज हो रही है, ठीक है। वाटर की एक्सेस सबको नहीं मिल पा रही। सो पहला कारण बताया रिपोर्ट ने पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इसलिए पानी की एक्सेस सबको नहीं मिल रही। दूसरा कारण बताते हैं अर्बनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि पहले लोग क्या करते थे, रूरल एरियाज में रहना पसंद करते थे, बट क्योंकि ज्यादा डेवलपमेंट की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग सिटीज में जाके रहना पसंद कर रहे हैं, इसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? वाटर एक्सेस सबको नहीं मिल रही, ठीक है। क्योंकि सारी डेवलपमेंट तो तुमने अर्बन एरिया में ही कर दी, जो लोग है वो रूरल एरिया में रह रहे हैं, वहां पे आप डेवलपमेंट देख नहीं रहे। उसके बाद आ रहा है क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, मैं कहूंगा पॉपुलेशन ग्रोथ से भी ज्यादा द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पानी की एक्सेस सबको नहीं मिल रही। सो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं इस रिपोर्ट ने, ठीक है। तीनों को याद रखना। और एक और फाइंडिंग्स बताइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्या होता है, लो इनकम कंट्रीज होती हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वो सबसे ज्यादा सफर करती है भैया, ठीक है ना। कहते हैं ना कि अगर कोई भी दिक्कत आए, सो बेसिकली देखो जाके कि गरीबों को क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्योंकि जो रिच क्लास है तो वो तो अफोर्ड कर ही लेंगे यार, वो तो अफोर्ड ये भी कर सकते हैं कि डेली वो जाके 24/7 से जाके वो ब्लैक वाटर भी ले लें, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे पता था कि वो वहीं पे मिलता है, मैंने इसलिए ये बात बोली बस, ठीक है। सो इन लो इनकम कंट्रीज एक्सेस टू वाटर सर्विस इज अवेलेबल इन लेस देन हाफ ऑफ स्कूल्स। देखो इस रिपोर्ट ने क्या बताया, रिपोर्ट कह रही है कि जो लो इनकम कंट्रीज हो रही है ना, वहां पे जो एक्सेस वाटर सर्विस का एक्सेस है ना, वो हाफ ऑफ द स्कूल में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आधे से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पे पानी पीने के लिए भी नहीं है। और
अगर छोटे बच्चों को पानी अच्छा पीने के लिए ना मिले ना, ये देखो, इन एडुकेट एंड अनसेफ वाटर अफेक्ट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, तो उनकी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। ये सारी की सारी की फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट की, जो कि मैंने आपको बता दी। रिपोर्ट किसने पब्लिश करी बता दी, किस टाइम पे पब्लिश हुई वो भी बता दिया, ठीक है। एक ओल्ड डाटा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। सो देखो, सब होल्ड करके रख रहे हैं ना, पानी को पकड़ना मुश्किल है भैया। सो इन 2022 में 197 मिलियन पीपल लैक्ड सेफ वाटर ड्रिंकिंग एंड 211 मिलियन लैक्ड बेसिक सैनिटेशन। देख रहे हो, साफ सफाई ऊपर से पानी। कितने लोग हैं, 197 मिलियन। ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो 450 मिलियन, ग्लोबली बात करूं तो 450 मिलियन पीपल हाई पॉवर्टी में थे और लो वाटर एक्सेस हॉटस्पॉट्स थे। तो डाटा भी देखिए आप, डाटा क्या बता रहा है। ऑब्वियसली डाटा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे तीन चीजें: रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, रिपोर्ट किस टाइम पे पब्लिश हुई है, रिपोर्ट्स की थोड़ी सी की फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है। प्रोस्पेरिटी के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल देख लेना। इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, 2 भारी भारी टॉपिक कर चुके हैं, एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। इसी के साथ एक और सरप्राइज है आपके लिए इस वीडियो, इस टॉपिक के बाद, क्योंकि आज मैं 3 टॉपिक नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट 3 चीजें और बताऊंगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी होंगी देखते हैं, बट पहले देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी वीनस इज लूजिंग वाटर मच फास्टर देन प्रीवियस थॉट। सो पहले जितना देखा जा रहा था ना कि वीनस पानी लूज कर रहा है, अब उससे ज्यादा कर रहा है। कारण क्या है, कारण है ये क्या कारण है, ये कारण है, क्या कारण है, कंप्यूटर स्टिमुलेशंस इंडिकेट, कुछ डाटा निकाला गया है। किससे निकाला गया है, कंप्यूटर से डाटा निकाला गया है। इंडिकेट करते हैं दैट हाइड्रोजन एटम इन वीनस एटमॉस्फेयर आर एस्केपिंग इनटू स्पेस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिसोसिएटिव रिकॉम्बिनेशन। मतलब ये कि ये पीछे, ये साइंटिफिक की इमेज है, ये पीछे वीनस है और देखा ऐसा जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, ये वीनस से ऐसे एक्सकेप हो रहा है। मतलब कि हाइड्रोजन एलिमेंट है ना जो, वो वीनस से क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। ये देखो हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, ये वीनस से दूर जा रहा है। ये है हाइड्रोजन H2 एलिमेंट। अब H2 एलिमेंट अगर किसी प्लैनेट से दूर जा रहा है, अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट किसी प्लैनेट से दूर जा रहा है, तो ये बात मत भूलना आप कि हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन डाले तो यही तो पानी का फॉर्मूला बनता है। और अगर पानी में ये हाइड्रोजन ही ना हो, पानी में ये ही ना हो, अगर यही चीज चली जाए तो जो पीछे बचा हुआ होता है वो पानी थोड़ा ना होता है, ठीक है। सो मेन कारण यही बताया जा रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो वीनस के एटमॉस्फेयर से एस्केप कर रही है, और आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एस्केप कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि एक प्रोसेस बोला जाता है जब हाइड्रोजन ऐसे एस्केप करे, उस प्रोसेस का नाम है डिसोसिएटिव रिकॉम्बिनेशन, उस प्रोसेस का नाम है। रिजल्ट कर रही है इन रफली ट्वाइस एच मच वाटर लॉस पर डे कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इसीलिए पानी का लॉस क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं देखो ऐसे, ये दूर जा रहे हैं। किससे दूर जा रहे हैं, वीनस से दूर जा रहे हैं। एग्जाम में ये प्रोसेस का नाम बाई चांस पूछा जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, ठीक है। बट वीनस क्योंकि न्यूज में आया है, आपको पता होना चाहिए कि वीनस का वाटर लॉस क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट है वो क्या करें, एस्केप कर रहे हैं। प्लस वीनस के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। ये है वीनस, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा प्लेनेट, ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। पहली बात ये क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, ठीक है, क्योंकि ये जो पहले 4 प्लेनेट होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं, जो कि सन के बहुत ज्यादा पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में आती है बेल्ट, इस बेल्ट के पीछे जो होते हैं प्लेनेट उसको बोला जाता है गैसियस प्लेनेट, ठीक है। सो इसको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ये गैसियस प्लेनेट नहीं है, इसकी एटमॉस्फेयर है, ओके। सो अब called as the wild planet as it is surrounded by thick clouds known as evening and morning star। वीनस को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। ये जो स्टैटिक डाटा है ना, ये सारे का सारा ये एक पॉइंटर है आपके एग्जाम के लिए, एक पॉइंटर है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और वीनस से रिलेटेड, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वीनस से रिलेटेड जितना भी डाटा था बस ये इतना सा मैंने लिख दिया, इसको याद रखना, ठीक है। सो पहली बात ये है कि वीनस को मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है या फिर इवनिंग स्टार बोला जाता है वीनस को, ठीक है। नोन एज द इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाता है, वीनस को बोला जाता है। और इसका एक और नाम है, वो है विल्ड प्लैनेट। इसको विल्ड प्लैनेट इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। सो दूसरा है, ये एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सन के सबसे ज्यादा
पास वाला प्लेनेट भी नहीं है। सो हाँ, सबसे पास वाला नहीं है, बट ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है। ये क्या है? सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट। सो यूनिवर्स में सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है? वीनस। सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन है? वीनस। और ये नियरेस्ट प्लेनेट है अर्थ के। अर्थ के भी सबसे पास प्लेनेट कौन सा है? वीनस। स्लोएस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, ये जब रोटेट करता है ना, वीनस सबसे स्लो रोटेट करता है, ठीक है। सबसे स्लो रोटेशन टाइम अगर किसी का है ना, सबसे स्लो रोटेशन टाइम किसका है? वीनस का है। अर्थ ट्विन, सिमिलर शेप एंड साइज। अब इसको अर्थ ट्विन भी बोला जाता है क्योंकि इसका अर्थ की तरह ही साइज है, अर्थ की तरह ही इसकी क्या है? शेप है। सो इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। देख रहे हो आप कितनी सारी चीजें हैं। ये अर्थ का ट्विन भी है, इसको अर्थ ट्विन भी बोला जाता है, इसको इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, इसको वर्ल्ड प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है। इसको, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। इसका जो रोटेशन है वो सबसे स्लोएस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एटमोस्फेयर है, 90 से 95% ऑफ इसकी जो एटमोस्फेयर है, ठीक है। हमारी एटमोस्फेयर में कितनी सारी गैसेस होती हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब जो इसकी एटमॉस्फेयर है वो 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर एसिड क्लाउड से बनी है। देखो, इसीलिए तो सूटेबल नहीं है ना वहां पे रहना। 90 से 95% वीनस की एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद जैसे हमारी अर्थ की सैटेलाइट मून है, नेचुरल सैटेलाइट। सो क्या वीनस की कोई सैटेलाइट है? सो नो, वीनस की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। वीनस की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। वीनस से रिलेटेड इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी के साथ आज के टॉपिक होते हैं खत्म। और जो सरप्राइज था आपके लिए वो ये था कि इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैं कवर करवा रहा हूं डेली। अब इंपॉर्टेंट बुक्स को देखो बच्चा कैसे कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स को हम कवर करेंगे डेली, 2 या 3 बुक्स उठाएंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट है न्यूज में। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो नहीं उठाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाता है ना, तो हम सोचते हैं कि यार बुक्स और ऑथर के नाम भी तो होते, चल वो भी देख लेते हैं। सो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और एक बात बताओ, अगर आपको डेली मैं बोलूं कि आपको सिर्फ 2 या 3 बुक का नाम याद रखना है, ईजी होगा ना आपके लिए याद रखना। या फिर मैं बताऊं कि एक मैराथन सेशन निकाल देता हूं, 80 किताबें पढ़ा दी आपको, समझ आया नहीं? ठीक है। सो इसी के साथ जो पहली इंपॉर्टेंट बुक है अभी वो निकल के आई है, शेन वॉटसन। सो लिखी किसने? आपको सिर्फ क्या याद रखना है? बुक का नाम और किसने लिखी है, बात खत्म खत्म। उसके बाद शेन वॉटसन। सो शेन वॉटसन ने बुक लिखी है। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, ठीक है। और इन्होंने जो बुक लिखी है, बुक का नाम है द विनर्स माइंडसेट। सो द विनर्स माइंडसेट है बुक का नाम। सो द विनर माइंडसेट बुक रिटन बाय शेन वॉटसन, याद रखना इस बुक को, ठीक है। और ये तो बेसिकली ऑडिबल है, अगर आप बुक को पढ़ना ना चाहे सो बेसिकली आप ठीक ठीक ईयरबड्स लगा के सुन सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो। और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है, पहली इंपॉर्टेंट बुक शेन वॉटसन की थी जब द विनर्स माइंडसेट, ठीक है, कि जीतने वाले का माइंडसेट क्या होता है। जो दूसरी बुक इंपॉर्टेंट है वो है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। अब ये बुक इंपॉर्टेंट इसलिए आई है क्योंकि इस बुक को हमारे यहां पे किसको, जयशंकर जी को इस बुक को गिफ्ट किया गया। मतलब इस बुक की एक कॉपी जाके जयशंकर जी को दी गई है। बुक का नाम क्या है? इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। और इस बुक की कॉपी जो जयशंकर जी को दिया वो किसने दी है? ये बुक की कॉपी उसी ने दी है जिन्होंने इस बुक को एडिट किया है। सो इस बुक को किसने एडिट किया है? सौम्या अवस्थी एंड शाराबानी बसराउस। ये नाम आपको याद रखने हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। सो ये देखिए, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ बुक। बुक का नाम क्या है? इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। किसने एडिट किया है? सौम्या अवस्थी, नाम याद रखना। और शराबना बरासू। सो दोनों के नाम एस एस से आते हैं, एस स्क्वायर से याद कर सकते हो आप इनके नाम, ठीक है। सो द न्यूक्लियर टाइटन बुक है। हाँ, आप ऐसे याद रखना, न्यूक्लियर टाइटन बुक है। ये किसको दी थी? जयशंकर जी को दी थी। 2 लड़कियां थी, दोनों के नाम एस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये एडिट की थी, बुक का नाम याद रखना। और आज की जो थर्ड और द लास्ट इंपोर्टेंट बुक है वो आती है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। ये किसने लिखी है? हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा ये लिखी है। यहाँ पे नाम है इसका PS, यहाँ पे नाम है ना, ये लिखा हुआ है नाम। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो PPT शेयर कर दी जाएगी, वहां पे विजिबल होगी, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, मैं बुक का नाम, मैंने बुक आपको दिखाना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि क्या है ना, जो पिक्चर इमेज होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आपने बुक को देख लेना कि हाँ यार बुक मैंने देखी है ये, सो मुझे पता है कि ये किसने लिखी होगी, ठीक है। सो ये जो हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ये बुक लिखी है गवर्नर ऑफ गोवा। सो गोवा के गवर्नर ने लिखी है। गवर्नर का नाम है सिद्धारन पिल्लई। सिद्धारन पिल्लई है गवर्नर का नाम। ये फोटो आप इनकी देख पा रहे हो। और ये स्टेट की बायोडाइवर्सिटीज बताती है बुक बताती है सब कुछ, स्टेट में क्या क्या बायोडाइवर्सिटीज है सबके बारे में, ठीक है। इसी के साथ ये जो लास्ट इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। बुक का नाम है इंडिया द रोड
टू रेनेसार अ विजन एंड एन एजेंडा बुक किसने लिखी है? भीम सेवारा चल्ला ने, भीम सेवारा चल्ला जी ने बुक लिखी है। ठीक है, इसी के साथ आज का होता है ये सेशन एंड। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया बट कुछ नहीं होता, क्लैरिटी तो आई ना चीज की। ठीक है, सो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, इसको आपने होमवर्क की तरह लेना है। ठीक है, अब देखो यार, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा? पावर ऑफ सोल्विंग क्वेश्चन से मिलती है, क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है जो हमने पढ़ा है। वेयर इज द वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट एंड एग्जीबिशन हेल्ड? सीधा क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा। बता दो ये न्यूयॉर्क में हुआ है, टोक्यो में हुआ है, या रोटरडैम नीदरलैंड में हुआ, या फिर पेरिस फ्रांस में हो? कहां पे हुआ है? आंसर बताइए। ए बी सी डी क्या ऑप्शन है? इसी के साथ थैंक यू, हैव अ गुड डे। सो तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम की। जीके है, ज्यादा पूरा दिन जीके पे नहीं लगाना। वीडियो देखिए, 15 से 20 या फिर 25 मिनट में आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर दिया जाएगा। बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स भी पढ़िए। ठीक है, सिर्फ जीके 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 मत पढ़िए। ठीक है, ओके। सो कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, तब तक हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू।